हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग लाया हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वैलेंस बॉन्ड कॉन्सेप्ट। और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वैलेंस बॉन्ड कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट कि वैलेंस बॉन्ड ने क्या बोला, इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, ठीक है, और कैसे। तो देखिए वैलेंस बॉन्ड कॉन्सेप्ट में पहला पॉइंट बताऊँ, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। मतलब वैलेंस बॉन्ड ने बॉन्ड कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, बनता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है। कैसे बनता है, ओवरलैपिंग। किसके बीच में, एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में। यानी जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग, तो आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये पहला पॉइंट है आपका वैलेंस बॉन्ड कॉन्सेप्ट का। जैसे आप देख रहे होंगे ये दो ऑर्बिटल है और ये हाफ फील्ड है, आधा ये है आधा ये, आधा भरा हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों ऑर्बिटल एक साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और जैसे ये ओवरलैप करेंगे तो देखिए ये बॉन्ड बन गया। और ये जो बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, और इसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अभी आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। फिर सेकंड पॉइंट क्या है आपका, इन फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओवरलैपिंग अकर बिटवीन फुल्ली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल एंड वैकेंट ऑर्बिटल। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ओवरलैप के फलस्वरूप, वो कैसे बनता है, तो एक आपका फुल्ली फील्ड होता है, एक वैकेंट होता है। तो अब ये दोनों ओवरलैप करेंगे और तब जो बनेगा वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड के लिए दोनों हाफ फील्ड होते हैं। यानी कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब दोनों हाफ फील्ड होंगे, ओवरलैप करेंगे। कोऑर्डिनेट कब बनेगा, जब एक फुल फील्ड होगा और एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तब बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नीचे लिखा हूं मैं, मोर इज ओवरलैपिंग मोर विल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड फॉर्म। जिसकी ओवरलैपिंग जितना ही ज्यादा होगी, ओवरलैपिंग जितना ही ज्यादा, मतलब मोर इज ओवरलैपिंग, जिसमें जितना ही ज्यादा ओवरलैप होगा उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। यानी किसी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग ज्यादा हो रही है तो उसका जो स्ट्रेंथ होगा ना बॉन्ड का, वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। नीचे लिखा हूं, डायरेक्शनल ऑर्बिट डू मोर ओवरलैपिंग। और जितने भी डायरेक्शनल है ना वो सब के सब बहुत ज्यादा ओवरलैप करते हैं। अब एक क्वेश्चन आना होगा कि डायरेक्शनल कौन होता है और नॉन डायरेक्शनल कौन होता है। अगर मैं ऐसे बनाऊं एक ऑर्बिट और यहाँ पे देखूं मैं, अच्छा ये स्फीयर की तरह है, स्फेरिकल। स्फेरिकल किसका होता है, हाइड्रोजन का, एस का, एस का स्फेरिकल होता है। एस क्या है आपका, ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो होता है, एस ब्लॉक जिसको बोलते हैं अपन, उसका जो आपका शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, एस ऑर्बिटल का। और अगर मैं एस ऑर्बिटल की ही बात करूं तो अगर स्फेरिकल है तो स्फेरिकल केस में किसी भी डायरेक्शन में आप जाना चाहें, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होगी, कांस्टेंट होगी। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होगी इसके मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, ये नॉन डायरेक्शनल होगा। लेकिन अगर मैं कुछ पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ऑर्बिटल में क्या होता है, कुछ डंबल शेप होता है, शेप इसका। और इसमें अगर मैं देखूं तो ये अगर एक्स एक्सिस बोलूं तो ये एक्स के एक्सिस के अलोंग बना है, यानी ये एक्सियल है। यानी यहाँ पे डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, बट इसमें कोई डायरेक्शन नहीं था। तो जिसमें डायरेक्शन होता है उसका ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होता है। यानी जिसमें जितना ही ज्यादा जो डायरेक्शनल होगा ऑर्बिटल, उसकी ओवरलैपिंग उतना ही ज्यादा होगी। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट बता रहा हूँ। चलिए भाई डिस्कशन, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब इसमें क्या है, वैलेंस बॉन्ड कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। इसमें क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि इफ ओवरलैपिंग इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। अगर ओवरलैपिंग न्यूक्लियस के क्लोज में हो रहा है, ठीक है, तो वो जो बॉन्ड बनेगा ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। फिर बोल रहा हूँ कि इफ ओवरलैपिंग इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर न्यूक्लियस के क्लोज में ओवरलैपिंग हो रहा है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा बॉन्ड। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 1s ओवरलैपिंग, 2s ओवरलैपिंग, 3s ओवरलैपिंग, 4s ओवरलैपिंग, इस ओवरलैपिंग में बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, किसमें बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा, जिसमें बॉन्ड बनेगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो 1s का ज्यादा होगा क्योंकि न्यूक्लियस के क्लोज होगा। फिर 2s का होगा, फिर 3s का होगा, फिर 4s का होगा। यानी सबसे करीब कौन है, 1s है। तो इसका जो ओवरलैपिंग होगा और इसके द्वारा जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब बात करते हैं, मैं नीचे एक और लिखा हूं 2p वाला। अब 2p न्यूक्लियस के क्लोज होगा तो इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। फिर 3p का, फिर 4p का, फिर 5p का, राइट। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख दिया हूँ Cl2 Br2 I2। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये Cl2 बना है, ये कैसे बना है,
तो ये ओवरलैप करके बनाया क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। Cl Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है? कोवैलेंट बॉन्ड बना है। Br के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है? कोवैलेंट बॉन्ड बना है। I के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है? कोवैलेंट बॉन्ड बना है। तो अगर इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना है तो ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? Cl2 का कि Br2 का कि I2 का? तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि Cl2 के अंदर क्या है, S है, P है, क्या है, Br2 में क्या है और फिर I2 में क्या है। तो सबसे पहले Cl2 की अगर बात करूं मैं तो Cl2 आपका Cl आता है 17 नंबर पे, और इसको अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप इसका लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही तो लिखते हैं। कितना हो गया? 10 और 17, यानी P ऑर्बिटल में आ रहा है ना, P ब्लॉक में आ रहा है, यानी Cl भी P ब्लॉक का है, Br भी P ब्लॉक का है और I भी P ब्लॉक का है, यानी P में आ रहा है, 3p में आ रहा है। तो Cl आपका होगा 3p। ये कैसे मालूम चला मुझे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मालूम चला कि 3p होगा। उसी तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो 4p होगा, इसका निकालेंगे तो 5p होगा। अब न्यूक्लियस के क्लोज कौन है? 3p, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा Br2 से और इसका ज्यादा होगा I2 से, यानी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में होगी? Cl2 में होगी। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि Cl2 छोटा है इसलिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और I2 बड़ा है इसलिए इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। यही कारण है कि जब रिएक्शन होता है I2 का साथ तो I2 तुरंत रिवर्सिबल रिएक्शन करने लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है इसकी साइज और टूटती है, ब्रेक होता है, फिर बॉन्ड बनाता है, फिर प्रोडक्ट बनाता है, फिर टूटता है, फिर बॉन्ड बनाता है, फिर रिएक्टेंट बना लेता है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन कन्वर्ट होने लगता है, आने लगता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत कम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो वही ये ऑर्डर लिखा हूं। अब एक वर्ड यहां लिखा हुआ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बॉन्ड लेंथ। अब ये याद रखना पड़ेगा आपको, ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? जो न्यूक्लियस के ज्यादा दूर है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसका उल्टा होता है ये बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, यानी सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा? Cl का, फिर Br का, फिर I का। सबसे ज्यादा किसका होगा? I का, फिर Br का, फिर Cl2 का। सबसे कम, सबसे ज्यादा I2 का होगा। ठीक, अब बात करते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग आपका दो होता है, एक होता है एक्सियल, इसी को एंड टू एंड बोलते हैं ओवरलैपिंग। एक होता है लेटरल। अब जो एक्सियल होता है इसके द्वारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, जो आपका ओवरलैपिंग लेटरल होता है उसके द्वारा पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि एक्सियल होता है, एक्सियल इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पाई बॉन्ड जो होता है वीक होता है क्योंकि ये आपका एक्सियल नहीं होता, ऐसे ओवरलैप करता है पाई बॉन्ड, इसलिए वीक होता है। जो आपका एक्सियल है ये क्या है? व्हेन ओवरलैपिंग अकर अलोंग द इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस, यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग अकर होता है, बनता है, उसे हम एक्सियल बोलते हैं। इसे एक्स एक्सिस जैसे एग्जांपल लिख दे रहा हूं मैं। मान लीजिए मैं पी ऑर्बिटल ले रहा हूं, ये पी का डबल डंबल होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका एक्सिस एक्स है, ये भी आपका एक्सिस एक्स है, अब ये दोनों आ रहे हैं ओवरलैप करने, और ये दोनों आकर मान लीजिए आया और इसने ओवरलैप कर लिया इसके साथ, देखिए ओवरलैप हो गया। तो ये दोनों कैसे ओवरलैप किए हैं? एक्सियल ओवरलैपिंग हो गया, इसे एक्सियल ओवरलैपिंग बोलेंगे। अब ये एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, लेकिन यहाँ पे लेटरल लिखा हूं तो लेटरल, तो देखिए ऐसे है और ऐसे, ये ऊपर से ओवरलैप किया, नीचे से ओवरलैप किया, तो ये लेटरल हो गया। तो ये आपका एक्सियल है, ये आपका लेटरल है। तो जब एक्सियल ओवरलैप होती है तो उसे बोलते हैं एक्सियल एंड टू एंड। वही लिखा हूं मैं, व्हेन ओवरलैपिंग अकर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब जैसे एग्जांपल एसएस ओवरलैपिंग, एसएस में एक्सियल होता है, सिग्मा बॉन्ड बन गया, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2 बनाता है। अब यहाँ देखिए लेटरल में क्या है? ओवरलैपिंग अकर परपेंडिकुलर टू द इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस, देखिए परपेंडिकुलर। अब ये ऊपर से और नीचे से ओवरलैप कर लिया और ये बनाएगा पाई बॉन्ड, राइट। तो ये रहा आपका ओवरलैपिंग, दो होते हैं। और सबसे ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग की बात करूं सिग्मा पाई में, तो सिग्मा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पाई वीक होता है। यही कारण है कि आप देखते होंगे CH2 ऑर्गेनिक में CH2 एक पाई होता है, एक सिग्मा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, सिग्मा नहीं पाई ब्रेक होता है। क्यों? क्योंकि पाई वीक है और सिग्मा क्या आपका स्ट्रॉन्ग है। तो इतना लिखिए। नेक्स्ट चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ वीवीटी। वीवीटी का ड्रॉबैक क्या है?
तो अगर मैं पीपीटी के ड्रॉबैक की बात करूँ ना, मतलब ये कमियां क्या थी, तो इनकी कमियां थी शेप ऑफ मॉलिक्यूल कुड नॉट एक्सप्लेन। इन्होंने मॉलिक्यूल के शेप के बारे में नहीं एक्सप्लेन कर पाया, यही कारण है कि ये इनकी ड्रॉबैक बन गया। नेक्स्ट, मैग्नेटिक नेचर कैन नॉट बी एक्सप्लेन। इन्होंने किसी भी मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक नेचर के बारे में नहीं बताया कि डाया है कि पैरा है कि क्या है। तो ये दो इनका ड्रॉबैक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है। अब मैं क्वेश्चन बात करता हूँ बीबीटी पे। यहाँ देखिए अल्कीन ऑर्गेनिक मान है, अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन। जो अल्कीन है ना, ये अल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्यों? तो इसका सिंपल आंसर है कि जो अल्कीन होता है इसमें पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड दोनों होता है, और अल्केन में केवल सिग्मा होता है। तो इसमें पाई बॉन्ड होने के कारण ये वीक है, तो ये क्या होगा, ब्रेक होगा। और जब ये ब्रेक होगा ना, तो जल्दी से रिएक्ट करेगा। और इसमें ये स्ट्रॉन्ग है, जल्दी ब्रेक नहीं होता, इसलिए जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। यही कारण है कि ये आपका मोर रिएक्टिव होता है अल्केन से। नेक्स्ट, यही मैं यहाँ लिखा हूँ। अब मैं बात करता हूँ फॉर्मेशन ऑफ H2 और फॉर्मेशन ऑफ O2। तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ H2 और O2। सबसे पहले मैं H2 की बात करूंगा। वीवीटी कॉन्सेप्ट के द्वारा H2 कैसे फॉर्म होता है, तो मैं कहूँ 1H 1H 2H मिलके होता है H2। इसका जो शेप होता है ना भाई 1S होता है, तो ये सिंपल शेप ऐसा ही होगा 1S का। फिर यहाँ इसका भी सिंपल ही होगा, जो इसका शेप होगा स्फेरिकल होगा। अब ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, ठीक। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। और मैंने कहा था, इन्होंने कहा था पहले ही पॉइंट में कहा था कि इस तरह के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि दोनों में हाफ फील्ड है। अब ये ओवरलैप करेंगे कैसे, ये इस तरह ओवरलैप कर लेंगे, और ओवरलैप करके क्या बना लिया, सिग्मा हो। तो ये रहा फॉर्मेशन ऑफ H2, आपका हो गया फॉर्मेशन H2 का, बन गया H2। अब मैं बात करता हूं फॉर्मेशन ऑफ O2। O2 का फॉर्मेशन कैसे होगा, O2 तो दो ऑक्सीजन थे, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन क्या होता है 1s2 2s2 2p4। देखिए 2p4 p आ रहा है ना, p। इसके मतलब अगर मैं p ब्लॉक p ऑर्बिटल बनाऊं तो इसमें 3 बनता है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 ही है। अब दो ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, इसके पास भी 2 हाफ फील्ड होंगे, 1 2 3 और यहाँ 4 करता हूं, देखो हाफ फील्ड। अब ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, इसके साथ करेगा। और मैं बताया था कि p का कैसे बनता है आपका, दिस इज दिस भाई, एक का ऊपर, और जैसे होता है ना px py pz, तो आपका ये y ये z में ले रहा हूं, देखिए yz का बन गया ना ऊपर नीचे। उसी तरह यहां भी बन जाएगा आपका, एक s है एक ऊपर। अब ये जो है इसके साथ ओवरलैप करेगा एक्सियल, और ये ऊपर ऊपर ओवरलैप करेगा नीचे नीचे, तो ये तो पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यानी O2 में आपका 2 चीज बनेगा, O डबल बॉन्ड हो, एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड। यानी O2 के फॉर्मेशन में आपका एक पाई एक सिग्मा बनेगा, लेकिन H2 के फॉर्मेशन में केवल और केवल सिग्मा बनेगा, राइट। तो ये रहा फॉर्मेशन, और ये रहा आपका पीवीटी कॉन्सेप्ट पूरा, और इनका ड्रॉबैक था, ठीक है। तो इसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए।